अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ बिलाल और आप देख रहे हैं फ्री प्रोग्राम कैंप चैनल, जिसके ऊपर हम अपना C++ का कोर्स नंबर 2 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आज के दिन स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही अहम स्ट्रक्चर जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और वीडियो देखने के बाद आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के स्ट्रक्चर को। तो आज के स्ट्रक्चर का नेम है स्विच। मैं लिख देता हूँ स्विच स्ट्रक्चर आज का हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसको यूज़ किस तरह से किया जाता है और इसका सिंटैक्स क्या है। स्विच स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि ये एक इफ़ एल स्ट्रक्चर का अल्टरनेट है, मतलब कि हम वही काम इफ़ एल से भी कर सकते हैं और वही काम स्विच से भी कर सकते हैं, यानी कि ये भी कंडीशंस के लिए ही यूज़ किया जाता है। लेकिन इफ़ एल्स के अंदर ये होता है कि इफ़ के बाद कंडीशंस और उसके बाद स्विच के एल्स के बाद कंडीशंस लगाई जाती हैं। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बल्कि आप खुद ही देख लें कि हम क्या करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू define a variable integer, so I'm defining a variable int num and now entering the value in it. okay, तो मैंने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया int नंबर नेम का, नम नेम का, तो उसके अंदर सी इन भी करवा दिया, यानी कि वैल्यू को भी सी इन करवा दिया। उसके बाद स्विच आपने लिखना है और सिंगल ब्रेसिस आई मीन राउंड ब्रेसिस के अंदर उस वेरिएबल का नेम लिख देना है नम, यानी कि वो वेरिएबल लिख देना है जिसको हम स्विच लगा रहे हैं। उसके बाद कंडीशंस चेक करने के लिए हम यहाँ पर केस लिखेंगे, एक कीवर्ड है केस। तो केस लिखने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे कि अगर हमारी वैल्यू ये आए, इनके केस 1 अगर हो, केस 1, उसके बाद डबल कॉलन लगाना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मेन काम लिखना है, यानी कि सी आउट में सपोज अगर 1 आता है, केस नम की वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ पर प्रिंट हो योर नंबर इज़ 1। तो यहाँ पर मैं एंड एल भी लगा देता हूँ। उसके बाद ब्रेक में आपको बाद में बताता हूँ कि मैं इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो केस 2, इसी तरह आपने सारे के सारे केसेस लिख लेने हैं जितने आपके प्रोग्राम के अंदर आए हुए हैं। तो नंबर इज 2 एंड एल और यहाँ पर फिर से ब्रेक। यहाँ पर थर्ड केस में डिफाइन करता हूँ केस 3 और उसके अंदर वैल्यू लिखूँगा मैं सी आउट और your number is 3। ओके, तो यहाँ पर भी मैं ब्रेक लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट केस लिख देता हूँ कि अगर हमारा जो है तीनों की तीनों कंडीशंस गलत हो जाती हैं तो क्या चीज़ प्रिंट हो। तो यहाँ पर जो चीज़ प्रिंट होगी वो होगी कि योर नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज एंड एल। ओके, इसके बाद भी एंड एल लगा देते हैं और यहाँ पर भी ब्रेक कर देते हैं। ओके, तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या है। कि मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि प्रोग्राम का मेकअप भी बन जाए और थोड़ा सा काम भी अच्छा हो जाए। तो सी आउट एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 3। ओके, तो ये मैंने अपना प्रोग्राम लिख दिया है, सारे का सारा जो हमने काम करना था मेन के अंदर ही सारा लिखा हुआ है और इसको हम अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सपोज वैल्यू 2 कर देता हूँ। तो 2 किया तो उसने मुझे रिप्लाई कर दिया योर नंबर इज़ 2। यही काम हम इफ़ एल से भी कर सकते हैं और यही काम हम स्विच से भी कर सकते हैं। इफ़ एल से अगर करना है तो वो भी मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर हिंट दिखा देता हूँ कि किस तरह से करते हैं। यहाँ पर मैं इस सारे को रिमूव करके इस सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सारे को मैं कट कर लेता हूँ, यानी कि अपने पास रख लेता हूँ ताकि बाद में मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो कहीं से दोबारा लिखना ना पड़े। ओके, तो यहाँ पर मैं इफ़ नम डबल इक्वल टू 1 आ जाए तो ओके, तो सी आउट योर नंबर इज़ 1 एंड एल। उसके बाद एल्स इफ नम डबल इक्वल टू 2 हो जाए तो सी आउट योर नंबर इज़ 2 एंड एल। इसके बाद एल्स इफ
num डबल इक्वल टू 3 हो जाए अगर, तो सी आउट योर नंबर इज़ 3। ओके, तो ये आ गया। और उसके बाद एक लास्ट जो हम डिफ़ॉल्ट वाला करेंगे, डिफ़ॉल्ट के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं सी आउट योर नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। ओके, तो ये हमारा काम हो गया इफ एल्स की मदद से। तो मैं यहाँ पर पहले एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता हूँ और इसको दोबारा से रन करता हूँ मैं। ओके, तो वही चीज़ आगे मैं दोबारा से 2 ही एंटर करता हूँ। तो 2 एंटर किया और योर नंबर इज़ 2, यानी कि दोनों के दोनों कामों को हम एक ही मेथड से कर सकते हैं, यानी कि इफ एल्स से भी उसी काम को कर सकते हैं और उसी काम को हम स्विच से भी कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर स्विच लगा देता हूँ, बिकॉज मैंने आपको ब्रेक स्टेटमेंट का भी तो बताना है ना कि ब्रेक स्टेटमेंट आखिर होती क्या। तो यहाँ पर मैं दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट को इसलिए यूज़ किया गया कि जब केस 1 हमें मिल गया है तो केस 2, केस 3, केस 4 की वैल्यू प्रिंट ना हो, बल्कि जैसे ही हमें कंडीशन मिल गई उसके बाद की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी अनएग्जीक्यूट हो जाएं, कोई भी एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन अगर इसको हम ख़त्म कर देते हैं, लाइक मैं सबको ख़त्म कर देता हूँ, इस ब्रेक को भी, इस ब्रेक को भी, इस ब्रेक को भी और इस ब्रेक को भी, तो अब देखिएगा कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कैसा हमें आंसर मिलता है। तो ये एक एरर आया, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके, तो इसको मैंने रन किया, तो यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ 1। तो 1 दिया, तो ये उसने तीनों 4 की 4 वैल्यूज़ दे दी हैं। वजह क्या हुई कि हमने ब्रेक तो यूज़ की नहीं हुई, तो वो क्या करेगा कि केस 1 को भी चेक करेगा, केस 2 को भी, केस 3 को भी, केस 4 को भी। और एग्जीक्यूशन का टाइम देखें 4.745 सेकंड आया है। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है कि एक तो हमारी करेक्ट ऑप्शन को रन करती है और दूसरा हमारा एग्जीक्यूशन का टाइम बचाती है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कैसे हम देखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से कैसे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा से एग्जिट कर देता हूँ और ये वाली डबल आ गई है, तो इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने 1 एंटर किया, तो उसने सिर्फ और सिर्फ उसी को चेक किया जिसकी हमने वैल्यू दी है, जिस केस की वैल्यू उसके पास आई है, यानी कि केस 1। तो इसी तरह केस 1 हुआ है और एग्जीक्यूशन का टाइम भी 1.225 सेकंड हुआ है, यानी कि ये हमारे CPU का टाइम भी सेव करती है और हमारे प्रोग्राम को फास्ट करती है। तो इस तरह से हम अपने स्विच स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। जो काम हम इफ एल्स से कर सकते हैं वही काम हम स्विच से भी कर सकते हैं। दोनों की दोनों चीज़ें सेम है। तो प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है और उसका प्रोग्राम किस नोयत का है या उसके प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ रिक्वायर है। तो आपके मुताबिक है कि आपने जो सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है वो आप कर लें। बाकी आई होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि किस तरह से स्विच स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है और किस तरह से इफ एल्स को किया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं और इन दोनों को यूज़ करना इंतहाई ईजी है। मेरे साथ बने रहें और मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करें ताकि आप भी प्रोग्रामिंग के अंदर मज़ीद आगे बढ़ सकें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।